मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। आज 13वें रोज की समाअत मुकम्मल हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस की। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मामले पर मरकजी हुकूमत की जानिब से एसजी ने कहा कि हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवा सकती है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वोटर लिस्ट भी तकरीबन तैयार है। इंतखाबात कब होंगे इस बात का फैसला रियासती इलेक्शन कमीशन और मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निजाम नाफिज किया गया है। पहला इंतखाब पंचायत के लिए होगा। तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली के लिए वक्त लगेगा। हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के लिए टाइमलाइन देने से कासिर है। यूटी का दर्जा आर्जी है। उन्होंने कहा कि लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात खत्म हो रहे हैं। करगिल के लिए सितंबर में इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी में 90% कमी हुई और पथराव में 97% कमी हुई। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत में 65% कमी हुई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर दाखिल याचिकाओं में आज 13वें दिन की सुनवाई लगातार जारी है। लेकिन आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 3 अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर केंद्र सरकार तैयार है। कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वोटर लिस्ट भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब आखिरी फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है कि वहां पर चुनाव कब करवाना है। आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ी है। स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। कमी की अगर बात करें तो स्टोन पेल्टिंग की घटना शून्य हो गई है। साथ ही साथ वहां पर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल सब खुलने लगे हैं। ये तमाम वो प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के तहत जो एजेंसियां हैं वो चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों को फिलहाल मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विकास योजना की अगर बात करें तो 52 परियोजनाएं फिलहाल जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी, जिसमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद विकास की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज हुई है, जिसमें न केवल युवाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है बल्कि अलगाववादी संगठनों पर भी लगाम लगाने के पूरे कठोर कदम उठाए गए हैं। कपिल सिब्बल ने फिलहाल केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया। कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि यह मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा संवैधानिक पीठ इस चीज को ध्यान में न रखे। जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि कश्मीर के रोड मैप को जानना बेहद आवश्यक है, लिहाजा उनको ये जानना था कि जम्मू कश्मीर की विकास को लेकर, एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर एक राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि अंशकालिक दौर के लिए फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, लेकिन उनके पास इसकी जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर को भविष्य में पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिया जाएगा। बहरहाल आज इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की जो दलीलें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सजाद गनीलों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से मीडिया नुमाइंदों से उन्होंने बातचीत की। It is all happening in the Supreme Court. As I told you, that we're very hopeful. You know, the case is very strong. You don't need to be a great lawyer or a great genius or rocket scientist to actually see that the weight of the arguments on both sides, you know, how legally weighty one argument was and how weightless in the context of legality the other argument is. For a moment, okay, we accept they announced that election, but what about the restoration of the state? That's what I'm saying, that even on statehood they are evasive. See, the bigger question, as I said, is that is J&K still a special state? And is this ill treatment just meant for J&K? Or would this be a new norm wherein states will be converted into UTs? This is something which Supreme Court probably needs to also think about, ponder about. And people of India especially need to ponder about. What will your next step as a political actor? We really can't do, say, what can we do?
India, we are a very big country. There is a central government, and it seems that all the might of the central government is meant for the people of J&K. Why they are being denied democracy? Why people who don't belong to this state are ruling, calling the shots? While as in all the other states and even UTs, it is the people of those states who actually rule, who decide, good or bad. That's what democracy is all about. That's what it is all about. How we have evolved. We evolved by accepting the fault lines in our democracy and helped it to evolve over a period of last 7 decades. Nowhere in the history has there been intervention. If there have been any interventions, they are today remembered for notoriety, not for fame. For example, there was emergency. That was one thing, one place, I think, when there was an intervention. Otherwise, it has been a flawless evolution of democracy. And this will be another one, that you deny the people of J&K the right to elect their own rulers. Do you still hope, after these the statements given by government about elections and statehood status, do you still believe the larger question, which is 370 and 35A, you have good hopes that something will come? You see, the only hope that we have today in a very highly polarized society that we have in India today is the judiciary. Judiciary is supposed to be above polarization, is supposed to be above caste, creed, color, or whatever. It has to go within the ambit of law. That's the last hope. माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस गंभीरता से केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में और रियासत को बहाल करने के बारे में, रोड मैप के बारे में पूछा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और जो सरकार ने ये कहा है कि सरकार तैयार है और किसी वक्त चुनाव कराने के लिए सरकार जो है वो मान्य है, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात तो 5 साल हो गए सरकार को कहते हुए, और सरकार केंद्र सरकार पे लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो रियासत के बारे में वापस दर्जा बहाल करने के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं देते। कभी कहते हैं चुनाव के बाद जो है वो देंगे, कब देंगे ये कोई पता नहीं। और ना ही चुनाव के बारे में वो कहते हैं चुनाव अप्रोप्रिएट टाइम पे होगा, इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। हमको समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन या तो सरकार के जो नॉर्मलसी के दावे हैं उन पर सेटिस्फाइड नहीं है और सहमत नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशन को होमलिस्टिक क्लियरेंस नहीं देती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि 5 साल के बाद भी चुनाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि 6 महीने के अंदर यहाँ असेंबली भंग हो, चुनाव होने चाहिए। यहाँ तो 5 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। इसलिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार को टाइम बाउंड में कहीं पाबंद करेंगे कि चुनाव 6 महीने के अंदर होंगे, साल के अंदर होंगे, रियासत 6 महीने बहाल होगी, साल के अंदर बहाल होगी। एक टाइम लिमिट दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव होने चाहिए असेंबली के। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। आर्टिकल 370 और 35A पे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन चुनाव के बारे में, असेंबली चुनाव के बारे में और रियासत के बारे में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जब म्यूनसिपैलिटी के, वार्ड के, पंचायत के सारे चुनाव हो सकते हैं तो असेंबली चुनाव क्यों नहीं? या तो बीजेपी को भय और डर खाता हार का, या वो रिमोट कंट्रोल और प्रॉक्सी से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं। उसी में उनको मज़ा है। जम्मू कश्मीर को हर लेके से यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास रखते हैं। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर में किसी भी वक्त इलेक्शन कराने मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़ पर कहा कि गुज़िश्ता 3 साल से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 3 साल से देती रही है, कम से कम 3 साल से। अब हमें भी 2020 3 साल हो गए। मुझे लगा जब हम पहले दिन मिले थे तब भी टोटल हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे जम्मू एंड कश्मीर में और स्टेटहुड भी बहाल हो जाएगी। तो दीज आर कैजुअल स्टेटमेंट्स। इसमें वो सीरियसनेस जो जम्मू कश्मीर का अवाम सोचता था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट करेगा कि कल इलेक्शन है, परसों इलेक्शन, तो हमें भी पता है। इसमें कोई नई बात नहीं आई है और ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो 10 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 दिन बाद भी हो सकते हैं। It is a wild guess for anybody to say. So there is nothing new in this statement or nothing serious by this statement.
क्यों पार्लियामेंट में कहा है? पार्लियामेंट सबसे बड़ा ऐवान है। पार्लियामेंट में भारत की सरकार ने कहा है, भारत के वजीर आजम ने कहा है, भारत के होम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेटहुड भी बहाल करेंगे और इलेक्शन भी करेंगे। नई बात नहीं है, लेकिन एक चीज इसमें मतलब मॉनिटर करने की जरूरत है। पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने कहा कि उनकी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा और इंतखाबात अहम नहीं है। अहम मुद्दा जम्मू कश्मीर के खसूसी दर्जे को गैर आईनी तरीके से छीनने का है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के लिए बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक दूसरे के कोर्ट में बाल फेंकते हैं। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हमारे लिए स्टेटहुड या इलेक्शंस टॉप मोस्ट प्रायोरिटी नहीं है। हालांकि ये दोनों चीजें उस बकेट ऑफ राइट्स का हिस्सा हैं जो हमसे इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली छीनी गई, लेकिन क्वेश्चन लार्जर है, विच इज द इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, हमारा स्पेशल स्टेटस छीना जाना। और इनफैक्ट कोर्ट के सामने भी न तो स्टेटहुड और न ही इलेक्शंस आर द क्वेश्चंस। व्हाट दे आर लुकिंग एट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ व्हाट एवर हैपेंड ऑन August 5, 2019 एंड उसको लेके जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से मुदल्लल तरीके से जो वकला हजरात हैं, जिसमें जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी पीडीपी को, उसमें वकील साहिबा उनको इंक्लूडेड, वकला ने बहुत मुदल्लल और बड़े कोजेंट आर्गूमेंट्स दिए हैं इन फेवर ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, विच इज एसेंशियली अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। तो हम मुतमईन हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसके सामने यही कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का ही सवाल इकलौती चीज है जिसको वो देख रहे हैं, जिस पे उनको अपना वर्डिक्ट देना है, इट वुड बी इन द फेवर ऑफ द पीपल ऑफ J&K, विच वुड मीन अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। सुप्रीम कोर्ट में 370 को चैलेंज करने वाली अर्जी गुजार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान ने सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के इलेक्शन के हवाले से दिए गए बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा वो गुज़िश्ता 5 साल से यही सुन रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। मुजफ्फर इकबाल खान ने कहा कि 1996 में हालात खराब रहने के बावजूद इंतखाबात हुए। मुजफ्फर इकबाल खान ने हुकूमत की तरफ से पथराव और दरअंदाजी के बारे में कहा कि हाल ही में जम्मू में मुजाहरे हुए हैं, पथराव हुआ, और जहां तक दरअंदाजी का ताल्लुक है, सनद पहले ही मरकजी हुकूमत के पास है। आदाद शुमार को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमने तरक्की की, शहद और दूध की नदियां बहा दी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पूरे मुल्क में दूसरे नंबर पर है। सुप्रीम कोर्ट में 370 पर समाअत चल रही है, लेकिन आज का जो अहम पहलू था इस समाअत का वो ये था कि जम्मू कश्मीर के लिए पॉलिटिकल रोड मैप क्या होगा, स्टेटहुड रोड मैप क्या होगा, उस पर सरकार ने जवाब दिया है। वो तमाम बातें डिस्कस करेंगे। ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं सीनियर एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब। जिस तरीके से सरकार ने रोड मैप बताया कि पहले पंचायत चुनाव, फिर नगर पालिका, फिर असम्बली के चुनाव, कैसे देखते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की क्वायरी थी। ये तो कोई रोड मैप था नहीं, ये रोड मैप हमें पहले भी पता था और हम पिछले 4.5 साल से सिर्फ यही सुन रहे हैं, बल्कि 5 साल होने वाले हैं। 5 साल में हम सिर्फ यही सुन रहे हैं कि हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए। बस ये पंचायत इलेक्शन, ये रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल्स, उसके बाद हम इलेक्शन। पहले था कि जी डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद करेंगे। तो ये चीज़ें हम बहुत सुनते आए हैं और इससे हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था और एक्सपेक्टेड लाइन पे हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने एक ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और अब चुनाव कराना, इलेक्शन कराना वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, तो जो बॉल है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के पाले में। देखिए, इलेक्शन कमीशन के पाले में बाल होना यार ये कोई नई बात नहीं कि जब गवर्नमेंट चाहेगी, और वो भी अटॉर्नी जनरल ने कह दिया, सॉलिसिटर जनरल ने, कि भाई इन कंसल्टेशन विद द होम डिपार्टमेंट द इलेक्शन कमीशन विल डिसाइड इट। तो वो जब वो कहेगी गवर्नमेंट तो तब करवाएंगे। जब करवाने थे इलेक्शन 96 में तो बहुत हालात ख़राब थे, तब भी हो गए थे। आज तो कहते हैं, उधर से कहते हैं हालात नॉर्मल हैं, तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं? हर इलेक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट में था ही नहीं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू।
सीएम सुखो ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का 500 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने की वजह से रास्ता हुआ बंद। छोटे वाहनों को वाया कटौला भेजा जा रहा। चंबा के ऐतिहासिक मंदिर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म मामले में सड़कों पर उतरी एबीवीपी। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। 27 अगस्त को हुई थी वारदात। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के सियासी रोड मैप को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मरकजी हुकूमत की तरफ से दिए गए बयान को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने कहा कि वो ये सारी बातें पहले भी सुनते रहे हैं। सवाल ये है कि इंतखाब क्यों नहीं मुनक्किद किए गए। तरक्की और तब्दीली के हवाले से दिए गए आदाद-ओ-शुमार पर मुजफ्फर शाह ने कहा कि ये तरक्की और तब्दीली पर केस नहीं है। सवाल ये है कि क्या 15 अगस्त 2019 को जो कुछ हुआ वो आईनी था। सुप्रीम कोर्ट में 370 और 35A पर समाअत का सिलसिला जारी है, लेकिन आज का दिन जो वो बहुत ही अहम था क्योंकि जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल रोड मैप सरकार ने बताने की बात कही थी और आज बताया भी। ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ हैं एएनसी के नायब सदर और पीटीजे मेंबर मुजफ्फर शाह साहब। जिस तरीके से सरकार ने जो रोड मैप बताया, रोड मैप नहीं उनके पास, जीरो। जो माननीय चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा था उसका वह जवाब नहीं दे पाए। नहीं, उन्होंने जवाब दिया कि पहले पंचायत, फिर नगर पालिका और फिर विधानसभा। हाँ, बता रहे हैं। अब स्टेटहुड के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्शंस के बारे में बात करें कि अभी हमारे वो कागजात बना रहे हैं, वो वोटर लिस्ट बन रहे हैं। 4 साल से क्या कर रहे हैं आप? अभी क्यों बना रहे हैं? क्या हो गया? नहीं, सरकार ने कहा कि हम चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। गेम जो है वो इलेक्शन कमीशन के पाले में कब कराना है? 4 साल से यही बोले जा रहे हैं। हम भी जब इलेक्शन कमीशन से मिले ऑल पार्टी डेलीगेशन लेकर, जिसमें हमारी अपोजिशन 17 पार्टीज ने उसमें हस्ताक्षर किए हमारे साथ, उस दिन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी यही कहा। बस इमीडिएटली हम देख रहे हैं वैक्यूम को किस तरह हम बराबर करेंगे। आज भी अब लगभग 6 महीने होने लगे, कुछ नहीं हो रहा है। अगर हम दोबारा कल यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में फिर 3-4 साल के बाद मिल लें, तब भी शायद इलेक्शन या स्टेटहुड ना मिला हो हमको। ये हाल है इनका। दे हैव नो रोड मैप, नो केस। इनके आर्ग्यूमेंट्स टोटली कहाँ से उठा के ला रहे हैं। अब आज बहुत ही अफसोस हुआ सॉलिसिटर जनरल को सुन के, जब उन्होंने बताया जी हमने 1.8 करोड़ 1,80,00,000 लोग टूरिस्ट आए हैं कश्मीर। इससे बड़ा गलत इंफॉर्मेशन क्या दे सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को? नहीं आए हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं। और माता वैष्णो देवी यात्रा जो चलती है उसको अगर लेकर जोड़ेंगे तब कहीं ऐसा कुछ नंबर बनेगा। लेकिन ये आंकड़ा तो सही है कि 97.02% पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं, पत्थरबाजी बंद हुई है। देखिए सर, आज पत्थरबाजी की यहाँ बात नहीं है, टूरिज्म की बात नहीं है। आपने सड़कों पे क्या किया? आप G20 कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी कर रहे हैं, उसका चर्चा नहीं है यहाँ। यहाँ चर्चा है कि आपने जो फैसला पार्लियामेंट के थ्रू अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल, इर्रेशनल और आर्बिट्री जो आपने फैसला किया उस दिन, वो गलत था। कानूनी, आईनी, सियासी तौर उसका मामला चल रहा है। उस बारे में इस वक्त गवर्नमेंट का पक्ष रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के शरीक इंचार्ज बीजेपी आशीष सूद का जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार ने फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर में शीघ्र चुनाव होंगे। और हम पहले से कहते रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं, गृह मंत्री संसद के पटल पर कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता 3 टायर डेमोक्रेसी को जम्मू कश्मीर में मजबूत करके प्रकट कर दी है, तो किसी को शक नहीं होना चाहिए। आजादी के 75 सालों में पहली बार धारा 370 हटने के बाद ग्राम पंचायत के, सरपंच के, जिला परिषद के चुनाव बहुत
पारदर्शी तरीके से जम्मू कश्मीर में हुए हैं। संविधान की 74th अमेंडमेंट को यहां लागू किया गया है। आज 34,000 से ज्यादा प्रतिनिधि विभिन्न पंचायतों में और 74वें अमेंडमेंट को संविधान के जम्मू कश्मीर पे धरातल पर लागू करते दिख रहे हैं। मगर किया क्या जाए, अपनी राजनीति के लिए वहम पालने वालों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। वहम का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। मैं जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में घूमता हूं और घूमते घूमते पत्थरबाजी खत्म होने के बाद किस प्रकार से पत्थर के स्थान पर कंप्यूटर बच्चों के हाथ में है, किस प्रकार से IIT IIM से लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उससे परेशान होकर टारगेटेड किलिंग करके जम्मू कश्मीर के डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाधित करने का काम किया जाता है। मगर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा किया है। अब 90 सीट हो गई है जम्मू कश्मीर में। इन 90 सीटों की वोटर लिस्ट बनने का काम, उनको जनता में उसमें नए वोटर ऐड करने के बाद उसकी ऑब्जेक्शंस मांगने का काम प्रोसेस में चल रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाधित करने की या उस पर हावी होने का काम नहीं करती है। चुनाव आयोग इसमें लगा है। प्रधानमंत्री की लाल किले की प्राचीर से घोषणा के बाद किसी को शक नहीं होना चाहिए। और अब जो शक करके जम्मू कश्मीर की जनता को भड़काते थे, सुप्रीम कोर्ट में सरकार के जवाब ने उसको भी खत्म कर दिया है। अब इन 3 परिवारों की राजनीति कैसे चलेगी, उन्हें सोचना है। जम्मू कश्मीर की जनता 74th अमेंडमेंट के बाद, डिलिमिटेशन के बाद इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भागीदार बनने को तैयार है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने एसजीआई तुषार मेहता के सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कराने के हवाले से दिए गए बयान पर कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए संजीदा नहीं है और कई बार ऐसे मज़हक़ाखेज़ बयान सामने आए हैं जिनमें इंतखाबात मुनक्किद कराने की बात की गई, ताहम स्टेटहुड को वापस देने और इंतखाबात मुनक्किद कराने के वादे पूरे नहीं हुए। चुनाव होंगे तब जब कोई उनको बताएंगे क्या वोट के बगैर आप सरकार बनाएंगे, वो नजूमी उनको मिलता नहीं है। जब मिलेगा उस वक्त वोट कर लेंगे, इलेक्शन कर लेंगे। और फिर कितनी बार उन्होंने कहा, 2019 में भी कहा, ये स्टेट टेम्पररी है, ये यूनियन टेरिटरीज, मौजूद वक्त पर। अब वो मौसम फिर किसी नजूमी से पूछना होगा कौन सा मौसम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रास आता है, और शायद वो मौसम 2024 में पता चलेगा। शायद मौसम में बदलाव आ जाए और फिर उनको रास्ता आएगा। जम्मू कश्मीर से बीजेपी के इंचार्ज आशीष सूद ने महबूबा मुफ्ती के जड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया नारे पर सख्त रद्दमल का इजहार किया। महबूबा मुफ्ती नारा लगा रही हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। याद रखिएगा, ये वही लोग हैं जो कहते थे तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं मिलेंगे। ये वही लोग हैं जो बार बार वकालत करते हैं पाकिस्तान से बात करने की। आज INDIA अपने अलायंस को, जिसके पीछे, जिसके साथ यूपीए राज की करप्शन की, देश के तोड़ने की, देश की बाहरी सुरक्षा को खतरे में डालने की, बाहर के मुल्कों के सामने देश की एक कमजोर छवि पेश करने की जो दाग है, उससे बचने के लिए अपने आप को INDIA को इंडिया कहकर आज कहने आए हैं, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इंडिया हमेशा जीतेगा महबूबा मुफ्ती जी। इंडिया हमेशा जीतेगा अपने 140 करोड़ देशवासियों की ताकत के साथ, उनके सामर्थ्य के कारण, आप लोगों के कारण नहीं। आप अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कुछ भी नारा लगा लीजिए, देश की जनता अब आपको जान चुकी है। उस दिन को अच्छी तरह जानती है जब आपने इस देश का तिरंगा उठाने वाले हाथ ना बचने की कामना की थी। देश की जनता समय पर जवाब देगी। मरकजी हुकूमत की जानिब से जम्मू कश्मीर में कभी भी इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं वाले बयान पर एडवोकेट मुर्तजा खान ने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने ये सब सुना है। कुछ आदाद शुमार भी दिए गए
केस इलेक्शन कराने का नहीं है। में 370 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि मरकजी हुकूमत को एक जो पॉलिटिकल रोड मैप है जम्मू कश्मीर के लिए उसका खुलासा करना था। आज उसके बारे में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया, जो बताया गया उस पर ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुर्तज़ा खान साहब, XMLC भी हैं। सर, जिस तरीके से आप क्योंकि सियासतदान भी रहे हैं, जिस तरीके से जो तुषार मेहता साहब की तरफ से जो बताया गया कि अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सरकार तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, और पहले जो पंचायत के चुनाव होंगे, फिर नगर पालिका के होंगे, उसके बाद असेंबली के चुनाव होंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के साथ इनका एक स्टेटमेंट देने का आज कमिटमेंट थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई कंक्रीट रोड मैप के साथ सामने आएंगे। बट उन्होंने वही बातें की हैं जो हर तीसरे दिन मीडिया में हम कभी पार्लियामेंट के ऐवानों में से किसी एक ऐवान में या किसी पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट में देखते हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं था। बल्कि उन्होंने तो कुछ फर्जी किस्म के फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज करना शुरू कर दिए, जिसके ऊपर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने रिएक्ट किया, और बहुत अप्रोप्रिएट तरीके से रिएक्ट किया कि अगर तुषार मेहता साहब वो फैक्ट्स कोर्ट के सामने लेके आएंगे जो रेलिवेंट नहीं है असल इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए, और ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद भी कोई नहीं है, तो उनको काउंटर करने के लिए फिर हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया और कहा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये कोर्ट के असल इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कपिल सिब्बल साहब का ये कहना था कि अगर ये दलीलें या इस तरह के फैक्ट्स ये कोर्ट के सामने लेके आ रहे हैं तो कोर्ट को चाहिए कि इन फैक्ट्स को डिस्कार्ड करे, वरना फिर हमें उसका काउंटर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो वाजे हो गई कि अब जो पूरी गेंद है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में है कि उसको कब चुनाव कराना है, वोटिंग लिस्ट तैयार है, तो ये तमाम बातें जिस तरीके से कही गई। यहाँ ये केस कोई इलेक्शन कराने का नहीं है। इशू ये नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, इशू इससे बहुत बड़ा है। इशू ये है कि जो 370 की एब्रोगेशन हुई है या डी ऑपरेशनलाइज किया गया इसको, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या नहीं था, ये सबसे बड़ा इशू है। ये जो है ये तो कोर्ट के सामने डिटर्मिनेशन के लिए इशू भी नहीं है। कोर्ट के सामने दूसरा बड़ा इशू ये है कि जो स्टेट को जिस ढंग से रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसको यूटीज में बदल दिया गया है, वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगी दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का 500 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी मलबा गिरने की वजह से रास्ता हुआ बंद। छोटे ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी साबिका बीवी पायल अब्दुल्ला के दरमियान अज़दवाज की तनाज़ा जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो पायल को हर माह 1.5 लाख रुपए भत्ता दे। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला से कहा कि वो अपने बच्चों को हर माह 60,000 रुपए का तालीमी अलाउंस दे। ये हुक्म दिल्ली हाई कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला की अर्जी पर जारी किया, जिन्होंने 26 अप्रैल 2018 के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए जुलाई 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था। ट्रायल कोर्ट ने पायल को माहाना 75,000 रुपए और उनके बेटे के 18 साल के होने तक 25,000 रुपए की अबूरी बहाली की मंजूरी दी थी। पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू होकर इसमें इजाफे का मुतालबा किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के मामले में आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनकी पत्नी को 1.5 लाख भत्ता देने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने उनके बच्चों को एजुकेशन भत्ता के लिए 60,000 रुपये हर महीने देने का आदेश दिया है। दरअसल पायल अब्दुल्ला ने 2018 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिस आदेश में ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को 75,000 रुपये और उनके बेटों को जो एजुकेशन भत्ता है 25,000 रुपये देने का आदेश दिया था। लेकिन पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके
जो भत्ता है उसको बढ़ाने की मांग की थी। आज इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना बड़ा आदेश जारी करते हुए जो भत्ता है उसको बढ़ाया है और अब फिलहाल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को, उनकी पत्नी को 1.5 लाख बतौर हर महीने भत्ता देना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके बेटों को एजुकेशन, जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक 60,000 रुपये हर महीने एजुकेशन भत्ता देना होगा। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। डोडा में रियासती तहकीकाती एजेंसी ने 8 मफरूर दहशतगर्दों और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। वो 3 दहाइयों से डोडा में दहशतगर्दी के संगीन जराइम और तखरीबी सरगर्मियों में मुलविस थे। ये मफरूर दहशतगर्द कई दहाइयों तक कानून के शिकंजे से बचे रहे। इन दहशतगर्दों में से कुछ सरकारी खिदमात और ठेके हासिल करने में कामयाब हो गए, बाकी निजी कारोबार में मसरूफ रहे और अदालत में भी काम कर रहे हैं। गिरफ्तार शुरगान में आदिल फारूक फरीदी, मोहम्मद इकबाल, मुजाहिद हुसैन, तारिक हुसैन, इश्तियाक अहमद, एजाज अहमद, जमील अहमद, इशफाक अहमद शामिल है। SIA ने एक और कार्रवाई में जम्मू के जिला डोडा से दहशतगर्दों के 4 मददगारों को हिरासत में ले लिया। इन पर दहशतगर्दी की साजिश का इल्जाम है। मुलजिमीन जिला डोडा में दहशतगर्दी को जिंदा करने में मुलविस थे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट H. राजेश ने स्मार्ट मीटर्स के सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने वाज़ेह किया कि आवाम को मुफ्त बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बिजली के नर्ख पूरे मुल्क में सबसे कम है। फरसुदा इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को जदीद बनाने के लिए इस्लाहात की जरूरत है। इस्लाहात के लिए फंड्स हासिल करने के लिए नुकसान को 10 से 15% कम करना होगा। इसीलिए 3,80,000 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। स्मार्ट मीटर बिल्कुल दुरुस्त है। महकमे का मकसद सार्फिन को हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे बिजली फराहम करना है। सस्ती और काबिल एतमाद तरीके से बिजली फराहम करने के लिए हमारे पास अगले 3 सालों के लिए एक यकीनी मंसूबा है। कुछ लोग गलत मालूमात फैला रहे हैं कि ये मीटर तेजी से चलते हैं, लेकिन लोगों को इनकी हकीकी खर्च के मुताबिक बिल मिल रहे हैं। सर्दियों में जम्मू कश्मीर में बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ता है। सार्फिन को एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाना चाहिए और अपने बिलों की असल रकम अदा करनी चाहिए। सनती, इक़्तिसादी और सयाहत की तरक्की के लिए अवाम को अपना पूरा बिल अदा करना होगा। लिखे हैं जो सब लोग जो जानकार लोग हैं उनको पहले समझने की जरूरत नहीं की है क्या वाकई ये स्मार्ट मीटर्स में ऐसे फास्ट रनिंग है। ऐसी कोई जो उसका जो एक इन्फॉर्मेशन उसको जिसने मैंने मिस इन्फॉर्मेशन पहले यानी कि जो बात की, वाकई में अगर आप देखोगे तो रियलिटी ये नहीं है कि वहां इसमें कोई मीटर फास्ट रनिंग है। उनका ड्यूस पुराना है, बकाया है, बैलेंस अमाउंट है, अरियर्स है, उसको मिला के ये स्मार्ट मीटर के साथ जोड़ के कहेंगे कि स्मार्ट मीटर फास्ट है, कहना ये तो गलत बात है। क्योंकि ये रिफॉर्म्स को यहाँ इम्प्लीमेंट करने में, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, पावर सप्लाई को यहाँ बढ़ाने के लिए 24/7 रिलायबल, अफोर्डेबल, सस्ते दाम पर अच्छी पावर सप्लाई करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को करना जरूरी है। उसके साथ ही पावर के ड्यूज को कलेक्ट करना जरूरी है। अगर हम ड्यूज नहीं कलेक्ट करेंगे, उसका बाहर जो हॉनेस्ट सिटीजन है, कंप्लायंट सिटीजन जिसका ड्यूज भरता है, उसको ऊपर बाहर पड़ेगा, चाहे पावर ड्यूज के साथ पड़े या नहीं तो बजटरी अलोकेशन सरकार को भरना पड़ेगा। जो दूसरा जो डेवलपमेंटल वर्क वहां से काट के यहाँ भरना पड़ेगा। ओवरऑल पब्लिक इंटरेस्ट में यह कदम उठाया जा रहा है कि यहाँ रिफॉर्म्स करके यहाँ सिस्टम को एकदम अच्छे से बना के लोगों को अच्छी पावर सप्लाई एट अफोर्डेबल रेट पर देने के लिए क्या। मुजफ्फराबाद POK में महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ एहतजाज किया। पाकिस्तान में महंगाई और बिजली के भारी बिलों के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया जा रहा है। अवाम महंगाई, बेरोजगारी और बिजली के भारी बिलों से परेशान है और अपना गम और गुस्सा दर्ज कर रहे हैं। इंजीनियर गुरमीत सिंह की अहलिया रविंद्र कौर, जिनकी लाश 25 अगस्त को पुरअसरार तौर पर लापता होने के बाद दरियाए जहलम से बरामद हुई थी। गुमशुदगी और अलमनाक मौत के पीछे की वजह सामने लाने इस केस की तेज रफ्तार तहकीकात पर जोर दिया है। रविंद्र कौर ने हमारे बारामुल्ला के नामानिगार सजाद हुसैन से बात की। रविंद्र कौर ने कहा कि वो एक अच्छे इंसान थे और अपनी सरकारी जिम्मेदारियों के लिए वक्त थे। उन्होंने तमाम जावियों से मौत की जांच की मांग की है।
गुरमीत जी जिनका इंतकाल पिछले दिनों हुआ, जो 25 अगस्त को लापता हो गए थे, और पुलिस ने उनकी जो डेड बॉडी है वो घंटमुला में है जो रिजर्वायर वहाँ से पकड़ी थी। और कई लोगों के दिलों में खदशात हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ। आज हम डायरेक्टली आए हैं उनकी अहलिया के पास, उन्हीं से हम बात करेंगे कि अब वो आगे क्या चाहते हैं। मैं तो ये चाहती हूँ कि इसके लिए प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि इसमें CBI भी इसको इन्वेस्टिगेट करे, तभी इसका कुछ नतीजा निकलेगा और पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि वो नॉर्मली अपनी मीटिंग से आए, पहले उनकी शायद ऑफिस में भी मीटिंग थी, वो दिन भर बिजी रहे, उसके बाद डाक बंगला में मीटिंग थी, वहाँ पे भी बिजी रहे अपना। फिर वो 5:30 घर आए, क्योंकि दिन भर उन्होंने बिजी होने के इसमें लंच अपना भी नहीं किया था। तो घर आए उन्होंने चाय वाय पी, नॉर्मली हम सब ने बैठ के चाय पी, और फिर वो बोला कि मुझे ऐसे ऑफिशियल काम है, कुछ पेपर्स रेडी करने हैं, तो मैं जा रहा हूँ। तो वो ऑफिस के लिए निकल गए। तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैंने भी सोचा वो बिजी होंगे अपने काम में, तो मैंने भी उनको कॉल नहीं किया। तो मैंने 9 बजे के टाइम पे उनको कॉल किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। किसी किस्म की परेशानी थी उनको जो एक्सट्रीम स्टेप लेने पे मजबूर हो गए, या कुछ और कहानी है इसके पीछे जो आपसे हम सुनना चाहेंगे? जी, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। एक बंदा जो 4 चार्जेस लेता है, उनका कई बार तो यहाँ चार्ज, उड़ी में भी चार्ज, मतलब वो इतने चार्जेस संभालते हैं, उसके बगैर वो एक्स्ट्रा काम भी अपने करते हैं। जहाँ SC को जाना होता है, जहाँ एग्जाम को जाना होता है, उन काम के लिए वो जाते थे। तो आप मुझे बताइए, एक बंदा ये हैंडल कर सकता है जिसको स्ट्रेस होगा? वो तो नहीं हैंडल कर सकता इतने ऑफिस का इतना बर्डन। सभी लोग ये समझते हैं कि एक स्ट्रेस में कोई बंदा हो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एक मीटिंग वो DC साहब के साथ, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हैंडल करेंगे? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है। तो अभी तक मैं कहना चाहूँगा आपको कि पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, उन्होंने कितना इस केस में तहकीकात की, और आप मुतमईन हैं क्या वहाँ उससे? जी हाँ, पहले तो जो केस था, मतलब जो चीज़ें उन्हें पहले दिन में करनी चाहिए थी या दूसरे दिन में करनी चाहिए थी, वो तीसरे चौथे दिन में जाके की, जबकि DC मैम ने इंटरवीन किया और वो हमारे घर आई और पूछा, तो हमने बताया कि रियल सिचुएशन क्या है। ये चीज़ें तो पहले डिपार्टमेंट को भी देखनी चाहिए थी। आखिर में हम ये बात करेंगे कि आपको क्या तवक्का है, कि आपको क्या उम्मीद है कि पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप क्या चाहती हैं? आपका क्या चाहना है? मैं यही चाहती हूँ, जब पुलिस से अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब आज आप कितने दिन हो गए, मतलब कुछ चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए ना, कि आखिर वो गए कहाँ है, वो कैसे वो उस दरिया तक पहुँच गए। स्ट्रेस देने वाले वहीं के लोग थे डिपार्टमेंट के। मतलब आप एक ऑफिसर एक लीव मांग रहा है, आप उसको लीव नहीं देते हैं, वो ज़बरदस्ती फिर अपनी लीव रख के जाते हैं कि मुझे इम्पोर्टेंट काम है, मैंने जाना है। तो नाज़रीन, इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की अहलिया जो है, उन्होंने हमारे साथ बात की। उनका यही कहना था कि इस केस की तह में जाना चाहिए, अगर हो सकता है तो CBI के ज़रिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि परत दर परत जो है इस केस की तहकीकात हो और ये पता चले कि आखिर इनकी मौत के पीछे क्या चीज़ें कार फरमा थे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा 2023 पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हो गई है। आज इस सिलसिले में आखिरी दर्शन और पूजा का एहतमाम किया गया। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक को पंचतरनी से मुक़द्दस गुफा को पहुंचाया गया और इसके बाद यहां मुक़द्दस शिवलिंगम के आखिरी दर्शन हुए और ख़ुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इसी के साथ ही रवा बरस की श्री अमरनाथ यात्रा मुकम्मल हो गई। बांदीपुरा में आज एक लंबे अरसे के बाद एक रोजा छोटा अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई। हुलूसा के शारदा माता मंदिर में खुसूसी पूजा करने के बाद 70 यात्रियों पर मुश्तमिल ग्रुप छोटा अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हो गया। यात्रियों को DC बांदीपुरा डॉक्टर उवैस अहमद ने SSP बांदीपुरा की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रियों के इस ग्रुप में 55 मर्द और 15 खवातीन बच्चे शामिल हैं। यात्रा के लिए इंतजामिया की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए, जबकि यात्रा ट्रैक पर महकमे जंगलात, जल शक्ति और एनिमल हस्बेंड्री ने मुख्तलिफ मकामात पर यात्रियों के लिए चाय, पानी, मशरूबात और घोड़े दस्तयाब रखे थे। यात्रा के दौरान दर्दपुरा के मकाम पर एक 80 साला मुस्लिम खातून ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। यात्रियों का मजीद कहना था कि वो इंतजामिया के साथ साथ मकामी मुसलमानों के ताउन से काफ़ी मुतमईन है और उनकी ख्वाहिश है कि ये यात्रा 90 की दहाई से पहले की तरह हर साल हो। बहुत अच्छा लगा, आपका कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था, सब कुछ अरेंजमेंट्स अच्छे थे और हमने भी अच्छे से दर्शन किया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। प्रार्थना आपने की?
बहुत सारी प्रार्थनाएं की कि हम वापस आए, अपने घरों में बसे, और क्या प्रार्थना कर सकते हैं। के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही धन्यवाद, शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स करके इतने अरसे के बाद इस यात्रा को सफल बनाने में हमारा सहयोग दे दिया। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और सारे देश को। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इलेक्शन अथॉरिटी ने LHDC के 5वें इंतखाबात के बारे में रहनुमा खतूत जारी किए। चीफ प्लानिंग ऑफिसर करगिल अब्दुल हादी और नोडल उम्मीदवार है। LHDC करगिल में जुमला 26 सीटों के लिए 10 सितंबर को रायदही होगी। नोडल ऑफिसर और इंचार्ज मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी SH अब्दुल हादी ने मीडिया के लिए रहनुमा उसूलों को ब्रीफ किया और इन हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। हमारे यहाँ पे जो 5th LHDC इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो नॉमिनेशंस, ये प्रोसीजर सब बाकी आप लोगों को सब पता है, पोलिंग डेट आपको पता है। हमारा मेन मकसद ये था कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी के एक क्लियर डायरेक्शंस हैं, कुछ ऑर्डर्स हमने ऑलरेडी आप लोगों को भेजा था। उसमें ये 2-4 चीज़ों का क्लियरली ध्यान रखना है। इसमें बताया है कि भाई आपका जो मीडिया है एक इम्पार्शियल तरीके से हो, सबको एक्सेस हो, पेड एडवर्टीजमेंट में आपका एक्सेस होना चाहिए हर किसी को। कोई भी ऐसा एडवर्टीजमेंट आप लोग पब्लिश या एयर नहीं कीजिएगा जिससे कोई सोशल वायलेंस क्रिएट हो जाए या कोई किसी किस्म का डिस्टर्बेंस हो या कोई एंटी नेशनल हो। कुलगाम में आज एप्पल फार्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक रोज एप्पल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। जिला भर के फ्रूट ग्रोवर्स और इस सनत से मुंसलिक अफराद ने शिरकत की। चोलगाम कुलगाम में मुनक्किदा कॉन्फ्रेंस में CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने खिताब किया और इस मौके पर गुलाम नबी मलिक, जहूर अहमद, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अब्बास और दीगर लीडरान ने शिरकत की। तारिगामी ने कहा कि किसानों के मुतालबात पर सरकार गौर-ए-खौज नहीं करती है और यही वजह है कि किसान कसमपुरसी की हालत में है कि ये खसारे में चल रहा है। बाजार में वाजिब कीमत मिलती नहीं है सेब की। सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। जो स्वामीनाथन कमीशन ने रिपोर्ट पेश की है, सिफारिश की है, उतना मुआवजा मिलना चाहिए हमारे सेब का, सेब की काश का। और इसके साथ ही जो बाकी मामला जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ रुपया सरकार ने माफ किए बड़े अमीरों के, रईसों के, कारपोरेट कैपिटलिस्टों के। भाई किसान का जो ये केसी लोन है, पिट गया किसान, जम्मू का किसान भी, कश्मीर का किसान भी। कुछ तो राहत दो, वन टाइम ये कर्जा माफ करने का ऐलान करे सरकार। और इसके अलावा आपको मालूम है कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के बारे में जो सब्सिडी है वो दरमियानादारों को मिलती है, वो ग्रोवर्स को नहीं मिलती है। और इसी वजह से ये भी हमारी मांग है कि जहां तक सब्सिडी का ताल्लुक है, जब केरला में ऐसा मुमकिन है कि खाद की सब्सिडी, दवाइयों की सब्सिडी, तो यहाँ हमारे खाद की या दवाइयों की जो खर्च होती है, वो दवाइयाँ सेब की काश्त पर, उन पर सब्सिडी मिलनी चाहिए। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने SGI तुषार मेहता के सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कराने के हवाले से दिए गए बयान पर कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए संजीदा नहीं है और कई बार ऐसे मज़ाक़खेज़ बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड को वापस देने और इंतखाबात मुनक्किद कराने के वादे पूरे नहीं हुए हैं। यही है, उनको नजूमी से पूछना होगा। चुनाव होंगे तब
जब कोई उनको बताएंगे क्या वोट के बगैर आप सरकार बनाएंगे, वो नजूमी उनको मिलता नहीं है। जब मिलेगा उस वक्त वोट कर लेंगे, इलेक्शन कर लेंगे। और फिर कितनी बार उन्होंने कहा, 2019 में भी कहा, ये स्टेट टेम्पररी है, ये यूनियन टेरिटरीज, मौजूद वक्त पर। अब वो मौसम फिर किसी नजूमी से पूछना होगा कौन सा मौसम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रास आता है, और शायद वो मौसम 2024 में पता चलेगा। शायद मौसम में बदलाव आ जाए और फिर उनको रास्ता आएगा। तो गोया की काबिल एतबार स्टेटमेंट नहीं है। नहीं, मुझे बताइए आज तक उनकी कौन सी बात काबिल एतबार रही है जो आज हम ये तवक्को रख लेंगे कि एतबार की बात उन्होंने कही। मुझे ये बताइए ना, चुनाव के बारे में पता नहीं, स्टेटहुड रेस्टोर करने के बारे में वादा से ही, लेकिन ये पता नहीं कब। तो मुझे बताइए किस चीज पर भरोसा कर लें। ये तो मजाक है मेरे भाई। सरकार की तरफ से बार बार दोहराया जाता है। और अभी इसी माता साहब ने कहा वहां सुप्रीम कोर्ट में हजारों की तादाद में पंच मेंबरान है। अरे फिर वो तो गुजरात में भी थे, वहां असेंबली के चुनाव क्यों? ऐसे हजारों की तादाद में पंच मेंबरान तो यूपी में भी थे, तो फिर वहां असेंबली क्यों? हमारे साथ हिमाचल में भी थी, तो हमारे साथ ये मजाक क्यों? मजाक अगर देना कुछ नहीं, मजाक। जिला हेडक्वार्टर से 4 से 5 किलोमीटर दूर वाक़े फेतली घगवाल इलाके को सड़क राब्ता न बनाए जाने से अवाम सख्त बरहम है। वाज़ेह है कि जिला हेडक्वार्टर से फेली तक सड़क राब्ता बन चुका है, ताहम वो 2000 से ज्यादा की आबादी को जोड़ने के लिए सड़क की तामीर का काम रुका रहने से अवाम को हर दिन मुश्किलात का सामना है। मरीजों बुजुर्गों को किसी इमरजेंसी के वक्त अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। मकामी लोगों ने डीडीसी चेयरपर्सन रामन पर इल्जाम लगाया कि उनकी मुदाखलत से इलाका सड़क राब्ते से अभी तक महरूम है। अवाम ने आला हुकाम तक फरियाद पहुंचाई, जिसके बाद जिला इंतजामिया को हिदायत मिली है कि सड़क राब्ता तरजीही बुनियादों पर तामीर किया जाए, ताहम अभी तक सड़क का काम रुका हुआ है। अवाम को काफी ज्यादा परेशानियां हैं। अवाम ने जिला इंतजामिया और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की कि घगवाल इलाके को भी सड़क राब्ते से जोड़ा जाए ताकि उनकी मामलात जिंदगी में राहत आ सके। 1947 से आज तक जो है इस इलाके में कोई भी रोड की कनेक्टिविटी नहीं है, कोई रोड नहीं है। यहाँ पर जो है 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, और हम यहाँ पर जो भी बीमार होता है हम खट पर उठा कर ले जाते हैं, देसी जो हिसाब होता है, और वो रास्ते में ही दम तोड़ बैठा है। और यहाँ तक कि हमें आज तक कितनी फाइलें दी है और वो गायब हो जाती है। वो सैंक्शन भी रोड हो गया, उसके बाद वो गायब हो गया। तो हम सरकार से यही डिमांड करते हैं, एलजी सरकार से, ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन से, कि हमें रोड दिया जाए। हमें उम्मीद थी, मैं भी एनसी का आदमी हूँ, हमें उम्मीद थी हमारी डीडीसी चेयरमैन जो है हमारी एनसी से जीती है, मगर जनाब हमें बड़ी उम्मीदें थी उस पर। ये बार बार हम लोगों से सुनते हैं जी तुम्हारी चेयरमैन ने जो है रोड कटा दिया, कभी सुनते हैं जी तुम्हारे किसी ने रोड कटा। अभी 4 दिन होते हैं, ये कहते हैं भाई रोड का काम शुरू होने वाला है। 4 दिन के बाद जनाब रोड का वो ख़त्म हो जाता है मसला हमारा। माँ बहन हमारी लड़की कोई बीमार होती है, जब इधर से हम जनाब ले जाते हैं रास्ते में उसकी डेथ हो जाती है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जनाब हमें। कुछ नहीं करनी है। मैंने एलजी साहब से भी ऊपर रोड सैंक्शन कर लाया, दो दफ़ा लाया। यहाँ हमारी डीडीसी चेयरमैन जो मैडम साहिबा गोयल की है शमशादा, उसे सिर्फ वो इन 4-3 सालों में अपना 90% काम करते रहे गोयल के लिए। हिंदू सनातन सभा मेंढर के सदर बलराम शर्मा और सिविल सोसाइटी मेंढर के मेंबरान ने आज हनुमान मंदिर मेंढर जमा हुए। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के खत्म होने पर जिला तहसील इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि इंतजामिया ने के जानिब से यात्रा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे, मेडिकल सिक्योरिटी या दीगर इंतजाम किए गए, जबकि उनका कहना था कि मुंबर गली में हिंद और मुसलमान भाईचारा देखने को मिला, जहां दोनों ने यात्रा का वेलकम किया और पूरे देश में ये पैगाम दिया कि हिंदू मुस्लिम भाई की मिसाल है। अमरनाथ की यात्रा के लिए हमने बीजी में लंगर लगाया हुआ था, उसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है हमारे डीसी एसपी साहब का रहा। उनने पहले जब हमारा पहला जत्था आया तो उसमें डीसी साहब और एसपी साहब पूंछ बीजी आए, जहां हमारा प्रवेश द्वार था। तो वहाँ पहले दिन ही आके उससे पहले डीसी और एसपी ने हमारी 3 मीटिंगें ली। तो मीटिंगों में
महकमे फायर एंड इमरजेंसी में खदमात के ख्वाहिशमंदों ने आज श्रीनगर प्रेस एनक्लेव में एहतजाज किया। एहतजाजों ने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया। उन्होंने हुकाम से भर्ती के अमल में मुबैना बेज़ाब्तियों की तहक़ीक़ात करने वाली कमेटी की रिपोर्ट को आम करने की मांग की। हमारे डिमांड है ये कि जो रिपोर्ट पेश करना था, जो एलजी साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, उसका रिपोर्ट अभी तक हम पब्लिक डोमेन में नहीं आया। हम चाहते हैं वो रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आए। जो रिसेंटली जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि ऑल डिपार्टमेंट्स में उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी की है कि तमाम जो भी फाइल। बीजेपी की जानिब से आज सेम उतराल में एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। पार्टी के तर्जुमान ताफ ठाकुर ने लोगों के मसाइल सुने और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में मजबूती से उभर रही है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। प्रोग्राम में जनरल सेक्रेटरी पुलवामा मोहम्मद शफी वानी, BDC अवंतीपुरा अब्दुल अहद, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी त्राल मंजूर अहमद के अलावा दीगर लीडरान मौजूद रहे। ऑन द फ्लोर जिस तरह 370 का खात्मा हुआ है, 350 से ज्यादा MPs ने, जिनको देश ने मैंडेट दे दिया था, लीगली उन्होंने 370 को एब्रोगेट किया, खत्म किया। ये एक हकीकत है। और उसी तरह हकीकत है कि ऑन द फ्लोर देश के होम मिनिस्टर और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मौजूद वक्त पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस दिया जाएगा। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज है जो आज हेयरिंग ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मुझे लगता है कि अब उनको भी लगने लगा है कि आगे क्या होने वाला है। पोजीशन कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब। IAS अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले